students. Yesterday we studied exponential function. Today next function is logarithmic function. Very important function. Now what is the logarithmic function? The function f is from r plus to r. F of x equals to log x base a. Once again, a is belongs to r plus except 1. Here, such type of function is called logarithmic function. Is called logarithmic function. ऐसा फंक्शन बेटा जिसका डोमेन r प्लस हो, को डोमेन कोई भी रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा logarithmic function. Yesterday we studied exponential function. So exponential function and logarithmic function both are inverse of each other. Exponential function and logarithmic function are inverse of each other. बच्चों इनवर्स फंक्शन किसको कहा जाता है उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे बाद में. फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है. क्लियर बच्चों? तो इनवर्स फंक्शन होने से क्या उस पर इफेक्ट होगी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों. सबसे पहले हम इसके ग्राफ को स्टडी करेंगे. सो ग्राफ ऑफ logarithmic function for particular a greater than 1. For a greater than 1. क्लियर बच्चों? तो ग्राफ मिलेगा बच्चों log x का जहाँ पे जो बेस हो वो ग्रेटर देन 1 हो. बेटा इसकी बात करें जहाँ पे log लिखे इसको कहा जाता है logarithmic function. As per concept input x belongs to domain of function. तो इतना ध्यान रखना है बच्चों ऑलवेज लॉगरिथमिक फंक्शन में जो x होता है वो r प्लस में से होता है. यानी कि log की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होगी? प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर. इसको कहा जाता है बेटा वैल्यू ऑफ log. इसको कहा जाता है बेस ऑफ log. वैल्यू बेस. तो log की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज बिलोंग्स टू r प्लस होगी. जो बेस होगा वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के कोई भी यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है. क्लियर बच्चों? x एक्सिस y एक्सिस. तो बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ निकलेगा बेटा log x फंक्शन का तो कुछ ऐसा होगा. ये हो गया बेटा ग्राफ ऑफ log x फॉर बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1. ये यहाँ पे बेटा 10 पॉइंट के आगे फंक्शन को बेटा इंटरसेक्ट करेगा. अब ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है ये आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है. तो बच्चों देखो मैं बता दूं यस्टरडे बच्चों मैंने पढ़ाया था ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फिर बच्चों आपको याद होगा बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है फॉर a greater than 1. So f of x equals to a raised to x for a is greater than 1. क्लियर बच्चों? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. इसका मीनिंग बच्चों दो फंक्शंस अगर एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो तो दोनों के ग्राफ x इक्वल्स टू y लाइन को सिमेट्रिकल होगी. सो x इक्वल्स टू y लाइन बच्चों कहाँ पे मिलेगी? तो x इक्वल्स टू y लाइन इंक्लाइन लाइन होगी जो बेटा x एक्सिस एंड y एक्सिस को ओरिजिन में इंटरसेक्ट करेगी. ये लाइन हो गई बेटा x इक्वल्स टू y लाइन. स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे बच्चों तब ज्यादा आपको पता चलेगा कि x इक्वल्स टू y लाइन का ग्राफ कैसे मिलता है. क्लियर बच्चों? आप बच्चों अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो मैंने वही बताया x इक्वल्स टू 1 ले लो, y इक्वल्स टू 1 मिलेगा, पॉइंट मिलेगा फॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1 बिकॉज़ ऑफ x इक्वल्स टू y. सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दो तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा जो ओरिजिन में से पास हो. तो ऑलवेज दो फंक्शंस अगर इनवर्स फंक्शन हो बेटा तो दोनों के ग्राफ जो होंगे बेटा वो x इक्वल्स टू y लाइन को सिमेट्रिकल होगी. यानी कि आप पेज को यहाँ से फोल्ड कर दो
ये लाइन है बेटा, वहां से पेज को फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर दो तो a रेज टू x का जो ग्राफ है बेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने इसका ग्राफ कैसे निकाला बेटा, यही कंसेप्ट से निकाला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो फंक्शन अगर एक दूसरे के बेटा इनवर्स फंक्शन को ध्यान रखना है, दोनों के ग्राफ्स x इक्वल्स टू y लाइन को सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर? ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 0 के आगे, ये कहां पे बेटा इंटरसेक्ट करेगा, 0 1 पॉइंट के आगे। कल बच्चों मैंने बताया था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है आपको, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है। अगर ग्राफ अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मीनिंग फंक्शन कैसा हो बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लॉग फंक्शन का ग्राफ देख लो बच्चों। शॉर्ट में बेटा ये फंक्शन को मैं बोलूंगा लॉग फंक्शन। क्लियर? तो लॉग फंक्शन का बेटा जो ग्राफ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो बेटा अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपन यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं open interval 0 to infinite function is an increasing function. So every x belongs to R plus, say domain R plus means open interval 0 to infinite, here ये बेटा जो open interval 0 to infinite function f of x equals to log x for base a is an increasing function. कैसा फंक्शन होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। a ग्रेटर देन 1 के लिए log x बेटा जो फंक्शन है वो 0 टू इनफाइनाइट पे कैसा फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर बच्चों? अब दूसरे ग्राफ की बात करो बेटा, ग्राफ फॉर a लेस देन 1 यानी कि 0 लेस देन a लेस देन 1 कल बताया था। सो ग्राफ ऑफ log फंक्शन फॉर पर्टिकुलर 0 लेस देन a लेस देन 1, कल बच्चों बताया था मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू x का ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा आपको, कहां पे, फॉर a लेस देन 1 के लिए। तो ये ग्राफ हो गया f of x रेज़ टू a रेज़ टू x, f of x इक्वल्स टू a रेज़ टू x का ग्राफ हो गया। क्लियर बच्चों? अब अपन स्टडी करेंगे बेटा कि log x का ग्राफ कैसा मिलता है। क्लियर बच्चों? तो ये बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओ तो अपर डायरेक्शन में जाता है, तो वो कैसा मिलेगा बच्चों, थोड़ा बहुत डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन को मिल सकता है। क्लियर? तो किसका ग्राफ हो बेटा, a रेज़ टू x का ग्राफ हो गया। अब देख लो बच्चों, मैंने बहुत बार बताया जो इनपुट x होता है वो कहां से होता है बेटा, डोमेन में से होता है। यानी कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव कहां पे होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतना तो फिक्स है कि लॉग फंक्शन का जो ग्राफ मिलने वाला है बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में से मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा मिलेगा आपको, बट उसका उल्टा, जैसे कि ऐसे जा रहा है। अब जरा सोच लो बच्चों, ये हो गई x इक्वल्स टू y है, मैं आपको बता दूं, चलो ये हो गई x इक्वल्स टू y है। अब बच्चों आप जरा सोच ले, मैंने अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि e रेज़ टू x का जो बेटा ग्राफ है इसकी मिरर इमेज मिलेगी। तो आप जरा सोच लो कि ये बेटा ग्राफ है, उसको मैं x इक्वल्स टू y लाइन से फोल्ड कर दूं तो ग्राफ हमें कैसे मिलने वाला है, तो आप जरा समझ सकते हो ग्राफ हमें कैसे मिलने वाला है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, यानी कि इंटरसेक्शन बच्चों ना थोड़ा बहुत, ये इंटरसेक्शन थोड़ा रॉन्ग हो गया मेरा, x इक्वल्स टू y थोड़ी यहाँ से जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये होगा आपके log x का ग्राफ, f of x इक्वल्स टू log x। यहाँ पे की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 एंड 1 के बीच। क्लियर बच्चों? आप लिख लो बेटा, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। बच्चों दो ग्राफ्स तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसमें कंसेप्ट क्या हो बेटा, अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के बेटा इनवर्स फंक्शन हो तो दोनों के बेटा जो ग्राफ्स होंगे वो x इक्वल्स टू y लाइन को सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि फर्स्ट जो फंक्शन है उसका ग्राफ
दूसरे ग्राफ की मिरर इमेज मिलेगी हमें। क्लियर बच्चों? नाउ वी हैव टू स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉपर्टीज है। फॉर m n greater than 0 and a is belongs to r plus minus 1। बच्चों मैंने बताया आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी log m for base a plus log n for base a। देखो बच्चों अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया उसमें दिखाया था बेटा, उसमें भी बेस तो मेरा a ही था, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, वही सेम वैल्यू। मैंने जो बेटा डेफिनेशन पढ़ाई उसमें m की जगह पे x था, तो x बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे m है, तो mn भी कैसे होने चाहिए बेटा, पॉजिटिव होने चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दो लॉग के बीच में प्लस हो एंड दोनों की बेस सेम हो, दोनों के बेस सेम हो, तब जाके ये प्रॉपर्टी बन जाती है log mn फॉर बेस a। बेस आपको सेम रखना है, वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दो लॉग के बीच में एडिशन हो तो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन कब होता है, सेम बेस के लिए। अगर बेस डिफरेंट हो तब ये प्रॉपर्टी को आपको यूज नहीं करना है बच्चों। log m फॉर बेस a माइनस log n फॉर सेम बेस a इक्वल्स टू log m अपॉन n फॉर बेस a। बेस यहाँ पे बच्चों सेम होने वाले, समझ लो, सेम रखना है। समेशन हो वैल्यू का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, डिफरेंस हो तो वैल्यू का आपको यहाँ पे डिवीजन लेना है। क्लियर? लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए बच्चों बेस का सेम होना कंपलसरी है। नाउ रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस, बच्चों लिखा उससे बच्चों समझ में आ जाता है। चेंज ऑफ बेसिस यानी कि ये रूल में लॉग के बेस को हमें चेंज करना है। जब भी बच्चों आप सम सोल्व करो और आपको लगे कि मुझे लॉग के बेस को कन्वर्ट करना है, लॉग के बेस को चेंज करना है, तब आपको ये प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, log m फॉर बेस a इक्वल्स टू log m अपॉन log a। यहाँ पे बच्चों मैंने बेस लिखा नहीं है, आप मन चाहे बेस को रख सकते हो, आपकी चॉइस होगी बेटा कौन से बेस को रखें, लेकिन इतना दिमाग में क्लियर कर दो, जो भी बेस यहाँ पे रखो बेटा सेम रखना है। मान लो मैंने b रख लिया, मान लो मैंने यहाँ पे b रख लिया, फिर बेटा आप मन चाहे बेस को रख सकते हो। तो यहाँ पे बेस चेंज हो गया बेटा, a में से बेस b हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस। फोर्थ प्रॉपर्टी log ऑफ x is to m। बच्चों ये log का बेस कितना है बेटा, a जितना है, ये log की वैल्यू हो गई। अगर log की वैल्यू में एक्सपोनेंट हो बेटा, ये एक्सपोनेंट हुआ तो वो एक्सपोनेंट log का कोफिशिएंट हो जाता है। log x बेस a, ये जो बेटा एक्सपोनेंट है वो log की आगे आ जाएगा, दैट मींस उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी log m बेस a इक्वल्स टू 1 अपॉन log a बेस m। यानी कि बच्चों log को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लो या फिर न्यूमरेटर में से डिनो में ले लो, तो उसकी जो वैल्यू एंड बेस है बच्चों वो इंटरचेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे बेस a था, वो वैल्यू हो गई, जो वैल्यू थी वो बेस हो गया। इसका मीनिंग log को आप डिनो में से न्यूमरेटर में ले लो या फिर न्यूमरेटर में से डिनो में ले लो, उसकी वैल्यू एंड बेस दोनों बेटा इंटरचेंज हो जाएंगे। ये बच्चों सिक्स्थ प्रॉपर्टी log e रेज़ टू q p q, जो भी मानो बेटा बात तो एक ही है। बच्चों इसमें और इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। यहाँ पे बेस कितना हो बेटा, तो बेस हो गया e रेज़ टू q, ये बेस हो गया, ये वैल्यू हो गई। फिर बच्चों ये बेस हो गया, ये वैल्यू हो गई, तो अपन यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को यूज करते हैं। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस तो क्या हो जाएगा, log m अपॉन log a रेज़ टू q। देखो बेटा इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो a रेज़ टू q इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, a हुआ, सो a की जगह क्या रखना है, a रेज़ टू q।
बेस यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप मन चाहे बेस को बेटा रख सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज किया बट रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस इक्वल्स टू log m अपॉन बेस लिखा नहीं बच्चों, मन चाहे बेस को रख सकते हो, टेंशन मत लो। अब बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, तो बेटा मैंने अभी बताया कि वैल्यू का जो एक्सपोनेंट होता है वो आगे कोफिशिएंट में आ जाता है। तो बेटा ये वैल्यू जो हुई बेटा, उसका जो कोफिशिएंट है q, यानी कि एक्सपोनेंट q बेटा वो कहाँ पे आ जाएगा, कोफिशिएंट में। तो q बेटा आगे आ गया, वैल्यू का एक्सपोनेंट कोफिशिएंट हो जाएगा, इन शॉर्ट वो आगे आ जाएगा। अब वापस बच्चों यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को यूज कर लो बेटा, रिवर्स डायरेक्शन में। ये फॉर्म है तो मैं ये फॉर्म लिख रहा हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चों log m बेस a, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस रिवर्स डायरेक्शन में यूज कर लिया, इनटू 1 अपॉन q। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इजीली बच्चों को रिमेंबर करना हो तो ध्यान रखना है कि बेस का बेटा जो एक्सपोनेंट है, बेस का जो एक्सपोनेंट है बेटा, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस क्या था, a रेज़ टू q, उसका एक्सपोनेंट कितना हुआ, q, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन q डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। देर बच्चों इतनी प्रॉपर्टीज लिख दो, आगे बच्चों में और प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। 7 प्रॉपर्टी a रेज़ टू log बेस a एंड वैल्यू m। बच्चों ये जो ओवरऑल फॉर्म है उसका बेस कितना है, a, एंड log का बेस भी a जितना है। सो ओवरऑल बेस एंड log का बेस सेम हो बच्चों, तब पूरा ये फॉर्म निकल जाएगा, आउटपुट होगा m। बेस एंड log का बेस सेम हो बेटा तो पूरा निकल जाता है, आउटपुट होगा m। एक प्रॉपर्टी log b बेस b, यानी कि बेटा log की वैल्यू एंड log का बेस सेम हो बेटा, उसका आउटपुट बेटा 1 होता है। यहाँ पे आप रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को यूज कर लो तो log b अपॉन log b दोनों कट हो जाएंगे, आउटपुट होगा बच्चों आपका 1। 9th प्रॉपर्टी log 1 फॉर एनी बेस, यहाँ पे बेटा कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू किसी भी बेटा बेस के लिए कितनी होती है, 0 होती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये नोट है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से लॉग वाले फंक्शन में कैसे हमें जाना होता है, यानी कन्वर्ट करना है, या लॉग वाले फंक्शन में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर? देखो if y equals to a raised to x, ये स्टेटमेंट बेटा दोनों डायरेक्शन के सेम है, y equals to a raised to x। क्लियर बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे मैं दोनों साइड पे log अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड पे मैंने log को अप्लाई कर दिया। कैसे log को बेटा अप्लाई कराओ, जिसका बेस a हो, जिसका बेस बच्चों a हो। आप किसी भी बेस को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दोनों साइड पे बेस बेटा सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि log y बेस a इक्वल्स टू, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई बेटा कि log में जो वैल्यू होती है उसका एक्सपोनेंट कोफिशिएंट में आ जाता है। गर्मी ज्यादा है बच्चों, ये एक्सपोनेंट बेटा चक्कर खा के आगे आ जाएगा। वैल्यू का एक्सपोनेंट, वैल्यू का एक्सपोनेंट कोफिशिएंट हो जाता है। पर अभी बच्चों मैंने बताया आपको कि log में वैल्यू एंड बेस सेम हो, उसका आउटपुट 1 होता है। तो वैल्यू एंड बेस सेम है बेटा, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। तो log y बेस a इक्वल्स टू x इंटू 1 गिव्स x। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कन्वर्जन हो गया। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से लॉग वाले फंक्शन में जाना हो, या फिर लॉग वाले फंक्शन में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाना हो बच्चों, तो आपको याद रखना। देखो कैसे सिंपली इसको याद करना है। अगर अपन लॉग को हटा देंगे, अगर हम यहाँ से लॉग को हटा देंगे तो लॉग का बेस सामने वाले का बेस हो जाएगा। देखो बच्चों हटा दो इसको, लॉग हटा दिया, लॉग का बेस कितना है a, उसको सामने की साइड बेस की पोजीशन पे शिफ्ट कर दो,
बेस को बेस पे रखो तो क्या निकलेगा y इक्वल्स टू a रेज टू x। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बेटा, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू लॉगरिदमिक फंक्शन। क्लियर? अब बच्चों आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं वो भी बहुत इफेक्टिव है। फॉर a ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखना है बच्चों कि लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो लॉग p बेस a ग्रेटर देन log q बेस a हो। बच्चों यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी है बच्चों इसको ध्यान रखना है। अगर log का बेस ग्रेटर देन 1 हो तब ये जो इनइक्वालिटी है बच्चों वो चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा p ग्रेटर देन q। अगर log का बेस ग्रेटर देन 1 हो तो आपको याद रखना है p ग्रेटर देन q। क्लियर बेटा? log x बेस a ग्रेटर देन y। अब बच्चों में ये log वाला फंक्शन है उसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। रट्टाबाजी नहीं करनी है बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे y तो यहाँ y होना चाहिए। अपन को कंसेप्चुअल जाना है। मैंने क्या बताया, log को हटाएंगे तो log का बेस सामने वाले का बेस होगा, तो log को अगर मैं हटा दूं तो log का बेस कितना है a, वो सामने वाले की बेस की पोर्शन पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन a रेज टू y। फिर रट्टाबाजी नहीं करनी है सर, यहाँ पे तो y इक्वल्स टू a रेज टू x था। बच्चों सिंबल्स तो चेंज होते रहेंगे, कंसेप्ट को आपको पकड़ना है। ये दोनों कंडीशंस यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज इसके लिए करेक्ट है बेटा, a ग्रेटर देन 1 के लिए। a ग्रेटर देन 1 के लिए बेटा इनइक्वालिटी रिमेन सेम, जो भी इनइक्वालिटी बच्चों वो सेम रहती है। अब बच्चों फॉर 0 लेस देन a लेस देन log का बेस a ग्रेटर देन 1 हो तब आपको इसको यूज करना है, लेकिन अगर log का बेस a 0 एंड 1 के बीच में तो क्या इफेक्ट होगी बच्चों? तो बात तो यही रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बस उतना वेरिएशन है। log p फॉर बेस a इज ग्रेटर देन log q फॉर बेस a। तो बच्चों यही कहानी रहेगी, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, p लेस देन q हो जाएगा, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर? log x बेस a ग्रेटर देन y डबल इंप्लाइज log को हटाएंगे, log का बेस a सामने वाले का बेस होगा, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन था ये लेस देन हो जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी सेम है, अपन इतना याद रखेंगे बेटा a ग्रेटर देन 1 के लिए इनइक्वालिटी रिमेन सेम, बट फॉर 0 लेस देन a लेस देन 1 इनइक्वालिटी इज चेंज, ग्रेटर देन इज कन्वर्टेड इनटू लेस देन। अगर यहाँ पे लेस देन होता तो बच्चों ग्रेटर देन हो जाता, ग्रेटर देन है तो बच्चों लेस देन हो जाता। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको बहुत बार बेटा इसको रिवाइज करो। क्लियर? इस पे कमांड बन गया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर इजी लगेंगे। बेटा लिख लिया। अब बच्चों डोमेन एंड रेंज के रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन बच्चों छोटे छोटे रख दो। फाइंड द डोमेन and range of following functions. First function is f of x equals to under root 2x minus 3। तो बच्चों डोमेन किसको कहा जाता है, मैंने पहले भी बच्चों डिस्कस किया होगा, ऐसी x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन का एग्जिस्ट बने। बच्चों अपन जानते हैं कि स्क्वायर रूट की इनसाइड जो भी फंक्शन होगा बेटा, स्क्वायर रूट की इनसाइड जो भी फॉर्म होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। सो 2x minus 3 अंडर रूट है बेटा, अंडर रूट की अंदर है बेटा, रूट की इनसाइड है बेटा, इसके लिए 2x minus 3 नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव नहीं हो सकता है कि 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। 2x minus 3 must be greater than or equal to 0। जब भी बच्चों हार्ड क्वेश्चन आए, मान लो जे में इसका हार्ड क्वेश्चन आ गया, आपने अंडर रूट देख लिया और डोमेन निकालना है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है कि रूट की इनसाइड होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
therefore 2x is greater than or equals to 3. बच्चों -3 को सामने लेकर, so x is greater than or equals to 3/2. मैंने बच्चों को बताया था अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसको बेटा नॉर्मली जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से ले जाते हो वैसे ले जाना है। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो भी नीचे जाएगा लेकिन इनइक्वालिटी चेंज होगी। देखते हैं बच्चों जब आपको पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज तब ज्यादा बताएंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे जाएगा, पॉजिटिव हो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/2। x यानी कि डोमेन, सो डोमेन ऑफ f यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 3/2, जितनी 3/2 से बड़ी, 3/2 यानी बेटा 1.5, नंबर लाइन पे बेटा 1.5 सोच लो, 1.5 जितना और उससे बड़ा, लेकिन उससे बड़ा कितना वो मालूम नहीं, उससे बड़ा बेटा 5 6 7 अप टू इनफिनिट तक हो सकता है। सो क्लोज इंटरवल 3/2 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, तो बेटा ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन यानी कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अब बच्चों रेंज को सोचना है कि रेंज यानी कि यहां से आउटपुट कैसा मिलेगा। रेंज यानी बेटा f ऑफ x, तो बच्चों लिख दिया मैंने f ऑफ x। ये क्या है बेटा? f ऑफ x है, तो ये क्या है हमारा f ऑफ x? नहीं बच्चों अंडर रूट b। देखो हियर 2x minus 3 greater than or equals to 0, so under root 2x minus 3, बच्चों कोई भी वैल्यू 0 जितनी या 0 से बड़ी हो उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी कितना होगा? 0 जितना 0 से बड़ा होगा। मान लो ये वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। मान लो बेटा 2x माइनस 0 से बड़ा है 4 5 6, उसका स्क्वायर रूट भी उससे बड़ा, 0 से तो बड़ा ही मिलेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 तो ग्रेटर देन बेटा नहीं हुआ 0, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, 0 का स्क्वायर रूट 0। ये क्या है बेटा? फंक्शन है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो रेंज ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू है, दैट्स व्हाई 0 के आगे होगा क्लोज इंटरवल, 0 से बड़ा, लेकिन कितनी वैल्यू बड़ी वो जानते नहीं, दैट्स व्हाई 0 टू इनफाइनाइट। सेकंड f of x इक्वल्स टू 1 upon x minus 2। फिर बच्चों याद रखो, वंस अगेन अपन सोचेंगे x की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी जिसके लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो वो क्या देगा बेटा? डोमेन देगा। तो सोचो x की उल्टा सोचना है बेटा, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए f of x पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों में यहाँ पे 2 रख दूं डिनो 0 हो जाएगा। डिनो का 0 होना इसका मीनिंग फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि x इक्वल्स टू में 2 नहीं रख सकता, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 रखने से फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। एज पर डेफिनेशन ऑफ डोमेन ऐसे x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो, तो 2 के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, इसका मीनिंग x इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं। 2 को छोड़ के बेटा कोई भी नंबर डालो, -4 डालो, +5 डालो, कुछ 0 डालो इवन, तो भी f of x की वैल्यू तो मिलेगी। फॉर x इक्वल्स टू 0 f of x माइनस हाफ, f of x की वैल्यू तो मिली। तो ओनली x इक्वल्स टू 2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, f of x का एग्जिस्टेंस होगा ही। इसका मीनिंग 2 को छोड़ के सभी रियल नंबर को यहाँ पे अपन x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन x is does not equals to 2। So domain of a, that means set of values of x for which function is exist। So any real number except 2, 2 को छोड़ के किसी भी रियल नंबर को बेटा यहाँ पे रख दो x की जगह पे, फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा। तो बेटा ये क्या हो गया? डोमेन f। नाउ रेंज, बच्चों रेंज यानी कि आउटपुट्स, रेंज ऑफ a। तो सोचो डिफरेंट x की वैल्यूज रखने से आउटपुट क्या मिल सकता है बच्चों? तो यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज रखो तो f of x के बहुत सारे आउटपुट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे f of x का आउटपुट 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा f of x कब 0 होगा? अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो 0 अपन एनी वैल्यू 0 होती। मान लो फंक्शन f of x बच्चों कुछ ऐसे मान लो, तो यहाँ पे बेटा x इक्वल्स टू 0 रखने से फंक्शन 0 हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में x है, तो यहाँ पे f of x का आउटपुट 0 हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा उसमें न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है,
अपन 1 की जगह पे 0 कभी नहीं लिख पाएंगे बेटा, मर्डर ऑफ मैथमेटिक्स हुआ। तो यहाँ तो 0 पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ 0 होता तो f of x 0 होता, लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग f of x का आउटपुट 0 कभी नहीं मिलेगा, 0 को छोड़ के कुछ भी मिल सकता है। x की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को इनपुट करो एक्सेप्ट 2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू डिफरेंट टाइप के वैल्यूज पे इनपुट करो, फंक्शन f of x का आउटपुट 0 नहीं मिलेगा, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर मिलेगी, यानी कि रेंज होगी बेटा r माइनस 0, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर बच्चों, लिख लो छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो सोचो x की कौन सी वैल्यू रखने से बेटा f of x का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है। बच्चों अगर ये डिनो में होता तो थोड़ा बहुत भी सोचने की नौबत आती, लेकिन बेटा न्यूमरेटर में x की बेटा कोई भी वैल्यू रखो, x बिलोंग्स टू 1 कोई भी रखो, f of x का आउटपुट तो मिलेगा, चाहे x इक्वल टू पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, x इक्वल टू 0 रखो, f of x तो मिलेगा। यानी कि x की किसी भी वैल्यू को आप रख सकते हो। So for every x belongs to R, f of x exists. That's why domain is x belongs to R. Here every x belongs to R function is exists. इसका मीनिंग डोमेन क्या हो बेटा, every x belongs to R. So domain of function equals to x belongs to R. डायरेक्टली लिखते बच्चों R। अब बच्चों रेंज के बारे में सोचो, रेंज यानी कि the set of values of outputs or the set of values of f of x, f of x को आउटपुट होता है। तो we know that every x belongs to R, every x belongs to R, x square is greater than or equals to 0 बेटा। कोई भी रियल नंबर हो उसका अगर आप स्क्वायर कर लो तो या फिर वो 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव होगा। क्यों x स्क्वायर सोचा, क्योंकि फंक्शन में x स्क्वायर इसलिए। नाउ एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सो x स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 3 को मैंने ऐड कर दिया। ये क्या है बेटा, मेरा फंक्शन है f of x, सो f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। Therefore, f of x is belongs to closed interval 3 to infinite. Always infinity के आगे क्या करना है बेटा, ओपन इंटरवल से जितना 3 से बड़ा। तो फंक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, रेंज होती है। सो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 3 to infinite। ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चों सोचो, देखो बच्चों अगर यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होता, फिलहाल तो है, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता बच्चों तो अपन ये सोच ले कि x की जगह अगर -2 रखे तो f of x पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इक्वल्स टू -2 रखने से डिनो 0 हो रहा है तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। लेकिन स्क्वायर है बच्चों, अगर आपने x की जगह बेटा -2 रख भी दिया तो भी स्क्वायर होने से बेटा उसका स्क्वायर तो +4 हो जाएगा। तो डिनो x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा, तो डिनो 0 होगा ही नहीं। वजह बेटा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो मैंने अभी बता रिसेंटली आपको बता x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आपने दोनों साइड में बेटा 2 ऐड कर दिया, दोनों साइड में बेटा आपने 2 को ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी मिली बेटा, x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग ये जो डिनोमिनेटर है बेटा उसका आउटपुट 2 जितना है 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 करेंगे तो f of x एग्जिस्ट तो होगा। मान लो बेटा ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है मान लो 2 जितनी है तो f of x 1/2 मिलेगा। मान लो ये वैल्यू बेटा 5 जितनी है, क्योंकि 5 ले सकते हैं तो 1/5 मिलेगा। इसका मीनिंग x की किसी भी वैल्यू के लिए बेटा फंक्शन f of x का एग्जिस्टेंस तो है, तो x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। इसका मीनिंग ये हो बेटा इसका डोमेन R हुआ, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू R। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट रेंज। बच्चों रेंज यानी कि x की वैल्यूज यहाँ पे डोमेन क्या बेटा R,
तो x की जगह पे कोई भी रियल नंबर आप इनपुट कर दो बेटा, f ऑफ x का आउटपुट जो मिलेगा वो क्या देगा बच्चों, रेंज देगा। देखो बच्चों, here every x belongs to R, we know that x square is greater than or equals to 0। क्यों x स्क्वायर सोचा, क्योंकि फंक्शन में x स्क्वायर है, therefore x square plus 2 is greater than or equals to 2, adding 2 on both sides। बच्चों इक्वल्स टू हो या इनइक्वलिटी हो, दोनों साइड पे फिक्स वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, इनइक्वलिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, फिक्स वैल्यू 2 को मैंने ऐड कर दिया। अब बच्चों समझो, हमारा जो फंक्शन है बेटा वो 1 अपॉन है, तो दोनों साइड पे बेटा मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, यानी कि इनवर्स ले लिया, तो 2 का इनवर्स कितना होता है बेटा, 1/2। तो ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो बेटा, जब भी आप रेसिप्रोकल लोगे बेटा तब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएंगी, या आगे जाके बेटा स्टडी करोगे। इसीलिए तो बच्चों में डिफरेंट टाइप के हार्ड क्वेश्चन अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी बताया बहुत सारे फंक्शन हैं, जब हर एक फंक्शन को डीपली स्टडी करेंगे तब ऐसे डोमेन एंड रेंज वाले वर्ड के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जब भी आप दोनों साइड पे बेटा इनवर्स लोगे यानी कि रेसिप्रोकल लोगे बच्चों, तब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये क्या है बेटा, फंक्शन है हमारा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, लेस और इक्वल्स टू हाफ। जो फंक्शन की वैल्यू होती है बेटा वो क्या देती है हमें, रेंज। सो रेंज ऑफ फंक्शन समझ लो बेटा, 1/2 जितना 1/2 से छोटा नंबर लाइन सोच लो बेटा, एक नंबर लाइन हो गई 0 1/2 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 1/2 जितना 1/2 से छोटा, लेकिन माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाना है बच्चों, समझ लो वजह, क्योंकि f ऑफ x बेटा ये जो है इसका आउटपुट कभी नेगेटिव तो आने वाला ही नहीं। हमें बेटा फर्स्ट बाउंड्री पता चल गई कि 1/2 जितना 1/2 से छोटा है, लेकिन 1/2 से कितना छोटा है, तो क्या बच्चों यहाँ पे x की जगह पे कोई भी रैंडमली वैल्यू दिमाग में डाल के सोचो बच्चों, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, 0 रखो, क्या f ऑफ x का आउटपुट कभी नेगेटिव आने वाला है, नो। इसका मीनिंग f ऑफ x का आउटपुट नेगेटिव आने वाला नहीं है, तो ये पोर्शन उसके रेंज में आएगा ही नहीं, नेगेटिव पोर्शन। क्या बच्चों f ऑफ x का आउटपुट 0 आएगा, नो, क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो 0 होगा नहीं। इसका मीनिंग 1/2 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 0 भी पॉसिबल नहीं है f ऑफ x में। रखो ना यार, x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज रखो, f ऑफ x नेगेटिव भी नहीं मिलेगा आपको, f ऑफ x इवन 0 भी नहीं मिलेगा, तो 1/2 से छोटा, लेकिन कहां तक, अप टू 0, सो 0 टू 1/2, 1/2 के आगे बेटा क्लोज इंटरवल करेंगे, 0 के आगे ओपन इंटरवल। वजह 0 f ऑफ x का आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। 0 कब पॉसिबल है, न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल x होता तो x की जगह 0 रखते तब f ऑफ x 0 पॉसिबल है, लेकिन तो फिक्स कांस्टेंट है तो f ऑफ x कभी 0 नहीं हो सकता। तो ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल हाफ जो आपका आंसर है। फिर बच्चों लिखिए, बच्चों आज अब आपको बेटा मैं थोड़े 2-3 क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहा हूं बेटा, ध्यान रखो। आपको करना क्या बेटा, डोमेन एंड रेंज को लाना है, क्लियर। तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस, डरना नहीं है बच्चों, आप ग्राफिकली बच्चों निकाल सकते हो इसका आउटपुट, और एनालिटिकली जो मैंने बताया वैसे भी आप निकाल सकते हो। सेकंड, f ऑफ x इक्वल्स टू मोड x माइनस 2, बच्चों बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पे मोड की इनसाइड x प्लस है बेटा, ये मोड ऑफ x माइनस 2 है, समझना है। थर्ड, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x माइनस 2, क्या करना बेटा, डोमेन एंड रेंज लाना। 4, सोच के बच्चों आंसर देना, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। हर एक क्वेश्चन में बच्चों आपको डोमेन एंड रेंज को लाना है, क्लियर बच्चों। तो आप क्वेश्चन लिख लो बेटा। अब बच्चों नया टॉपिक पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन। बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होते हैं। क्लियर बच्चों? That function f is from a to r and another function g function is from b to r. Here f and g are two functions. फर्स्ट ऑपरेशन यानी कि एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शंस। सम ऑफ टू फंक्शन बच्चों ध्यान रखना, f प्लस g हो गया सम ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन का बच्चों एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीजन करो, उससे जो मिलेगा बेटा वो फंक्शन ही होगा। सो f प्लस g इज वन टाइप ऑफ फंक्शन। अगर बेटा फंक्शन है तो उसका डोमेन भी होगा, कोडोमेन भी होगा। तो f प्लस g का डोमेन कैसे मिलेगा, कोडोमेन कैसे मिलेगा। सो f एंड g यहाँ पे दो फंक्शंस है बेटा, ये दोनों फंक्शंस के डोमेन के इंटरसेक्शन से f प्लस g का डोमेन मिलेगा एंड दोनों के कोडोमेन के इंटरसेक्शन से f प्लस g का कोडोमेन मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो एक्चुअल फंक्शंस थे f एंड g, उसके डोमेन्स के इंटरसेक्शन से f प्लस g का बेटा डोमेन मिलेगा, कोडोमेन्स के इंटरसेक्शन से f प्लस g का कोडोमेन मिलेगा। ये फंडा। बट वी नो दैट आइडेंपोटेंट लॉ इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन, a intersection a equals to a, b intersection b equals to b. Similarly, r intersection r equals to r. एक्चुअली क्या था बेटा, r इंटरसेक्शन r, लेकिन आइडेंपोटेंट लॉ को यूज कर लिया क्योंकि कोडोमेन्स यहाँ पे मैंने सेम रखे थे। अगर कोडोमेन्स बच्चों यहाँ पे डिफरेंट होते, मान लो यहाँ पे c होता, मान लो यहाँ पे d होता, तो यहाँ पे c इंटरसेक्शन d ही रहता बच्चों, ध्यान रखो। क्लियर? नाउ f प्लस g of x equals to f of x प्लस g of x। तो एडिशन कैसे करना है बच्चों दो फंक्शंस का, f प्लस g of x इक्वल्स टू fx प्लस gx। इंपॉर्टेंट बेटा बात ये है कि f प्लस g का डोमेन एंड कोडोमेन कैसे मिलता है। सेकंड, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। बहुत इजी, तो हर बार बच्चों लिखने की जरूरत नहीं होती है। फंक्शन हो यानी कि जो इनपुट होता है बेटा वो डोमेन में से होता है। यहाँ पे जो एडिशन करने से जो फंक्शन बच्चों में मिला है f प्लस g, उसका इनपुट क्या है बच्चों, x। तो x कहाँ पे होगा बेटा, उसके डोमेन में होगा। तो f प्लस g का डोमेन कितना है, इंटरसेक्शन b। ये कहानी बच्चों जब तक लाइफ में मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा या बच्चे पढ़ते रहेंगे तब तक ठीक से बेटा कि इनपुट होता है वो कहाँ से होता है, फंक्शन के डोमेन में से होता है। अब बच्चों जैसे एडिशन करने से बच्चों f प्लस g का डोमेन एंड कोडोमेन मिला, वही सेम यहाँ पे मिलेगा बेटा, a इंटरसेक्शन b टू r एवरी x इज बिलोंग्स टू डोमेन a इंटरसेक्शन b। बच्चों सम ऑफ टू फंक्शन में यहाँ पे सम है तो सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव साइन है कि बात तो कोई। सो f माइनस g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। Next, third, product of functions। तो बच्चों वापस वही कहानी, f into g product a intersection b to r। once again every axis belongs to its domain, domain is a intersection b। बच्चों सम में सम साइन है, सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन है, तो बच्चों प्रोडक्ट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की साइन। देयरफॉर f into g of x equals to f of x into g of x, f of x into g of x। now fourth operation, division of two functions। वापस वही कहानी बच्चों, f अपॉन g, डोमेन होगा a इंटरसेक्शन b टू r।
बच्चों डोमेन किसका सेट होता है बेटा? इनपुट्स x का सेट होता है। क्लियर बच्चों? अगर x इनपुट बेटा ऐसा हो जिसके लिए डिनो 0 हो जाए, डिनो में कौन सा फंक्शन है बेटा? g फंक्शन, तो ऐसे इनपुट्स को लेना नहीं है, क्योंकि बच्चों फर्स्ट टाइम डिनो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे डिनो था, डिवीजन में डिनो होगा। सो ये जो डोमेन होता है जिसमें x की वैल्यूज होती है, लेकिन हमें ऐसी x की वैल्यू को नहीं लेना है जो डिनो को 0 कर दे, क्योंकि डिनो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो डोमेन में जो x की वैल्यूज है उसमें से हमें ऐसी x की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है जिसके लिए डिनो में जो फंक्शन हो बेटा वो 0 हो जाए। समझते हो? ये बेटा यहां से लेके यहां तक का डोमेन हो 2R, इसीलिए मैंने स्पेस रखा। तो दो फंक्शंस का डिवीजन मतलब ध्यान रखना है, हमें ऐसे इनपुट्स को नहीं लेना है बेटा जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन हो। बच्चों इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया रेंज वाला क्वेश्चन एंड डोमेन वाला क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा था, आपने देखा होगा x+2 या x-2, तो मैंने बच्चों उसमें डोमेन में लिखा था कि x = 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि x = 2 लेने से फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, यानी कि डिनो जिस x की वैल्यू के लिए 0 हो वो x को डोमेन में नहीं लिया जाता। यहाँ पे डोमेन में g फंक्शन है, तो ऐसे x की वैल्यू जो डोमेन को 0 करे, ऐसे x की वैल्यू को नहीं लेना है। इसीलिए बेटा मैंने डोमेन में से यहाँ पे ऐसे x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो डिनो को 0 करे। अगर किसी रेफरेंस बुक में बेटा उल्टी कहानी देखे आप, यानी कि g/f हो, तो उस टाइम पे डिनो में f फंक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पे लिखा होगा माइनस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x becomes 0, यानी कि डिनो में f of x हो गया, तो f of x जिस x की वैल्यू के लिए 0 होगा उसको सब्ट्रैक्ट किया होगा। क्लियर बच्चों? तो ये यहां से लेके यहां तक का डोमेन, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, ये ध्यान रखना। Now f upon g of x equals to f of x upon g of x। बच्चों प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, सम फॉर्म में सम करना है, डिफरेंस में डिफरेंस करना है, तो डिवीजन में डिवीजन करना है, लेकिन डिनो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर इज अवर g of x which is does not equals to 0। क्लियर बच्चों? डोमेन को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। क्लियर बच्चों? तो अब लिखिए नेक्स्ट टाइम बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम सम सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? लेकिन थ्योरी आपकी क्लियर चाहिए। बाय बेटा।